हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सी टेट, केवीएस और सुपर टेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैथ्स लेकर के आता हूँ केवीएस, सुपर टेट और सी टेट के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सी टेट से मैथ और वैसे प्रश्न जो आपको 2022-23 के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जिनके अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें पूछे जाने की संभावना है। चलिए वैसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और उन्हें हम लोग ट्रिक के साथ सोल्व करते हैं कि सबसे कम समय में हम लोग कैसे उन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं और उन्हें हम लोग देखते हैं कि कैसे उन्हें सोल्व करना है कम से कम समय में। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ रहा है कि 270 सेंटीमीटर लंबा तार है, एक आयत के रूप में उसको मोड़ा मोड़ा गया है और उसकी चौड़ाई आपको 50 सेंटीमीटर है। तो मुझवानी चाहे तो इसे आप निकाल सकते हैं बिना कोई पेन और पेपर के, आप डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं कि आपको 85 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसकी समझ होनी पड़ेगी, आपको दिमाग में इसका टोटल फिगर आपको बैठा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इस तार को इस तरह से मोड़ा गया है। क्या किया गया है? 270 मीटर है, अर्थात इसकी परिमाप के बारे में बात किया जाए तो 270 है। और इसकी चौड़ाई के बारे में बात किया तो कह रहा है कि इसकी चौड़ाई क्या है, आपको 50 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई आपको बतानी है कि इसकी लंबाई आप कितना होगा, इसी को आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि इसका परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस आपको चौड़ाई, और चौड़ाई आपको दिया हुआ है कि ये आपका 50 है और किसके बराबर है, 270 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको हम लोग यदि गुणा करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, उधर जाकर के घट जाएगा तो 170 हो जाएगा, अर्थात 2 लंबाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 170 हो गया। तो यहाँ पर लंबाई के ही बारे में ना पूछ रहा है तो 2 जाकर के इसमें भाग लग जाएगा, अर्थात कितना हो गया, 85 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको मन में ही सारी क्रिया आपको कर लेनी है। यहाँ पे 270 है, इसकी जो टोटल परिमाप है ये आपका 50 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर जाएगा तो आपको 100 हो जाएगा, जब 2 से गुणा करेंगे इसको तो 100 हो जाएगा, उधर जाकर के 270 में से घट जाएगा, 170 हो जाएगा, 170 में गुना हम लोग 2 से भाग देंगे तो उसकी लंबाई आपको आसानी से पता चल जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आपको आसानी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ऐसा ही प्रश्न भी आपको बार बार पूछा जा रहा है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, इसको भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आपके दिमाग में यदि सारी क्रियाएं चल रही हैं तो आप बिना कलम उठाए आप आसानी से बना सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। लेकिन कैसे, इसी को आपको समझना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है ना वो आपको 1 सितंबर 2019 को 4:48 पर सुबह क्या करती है, चलती है। यहाँ पे जो सुबह है ना वो आपको 4:48 पर आपको यहाँ पर चलती है और वो पहुंचती है 2 सितंबर को, अर्थात 1 सितंबर से 2 सितंबर पहुंचती है। तो 24 घंटा तो पूरा आपको चलेगी ही। तो यहाँ पर जो 24 घंटा चलेगी ना, तो 24 घंटा तो ऑलरेडी यहाँ पर वो चलेगी ही, उसमें आपको कोई संशय नहीं है। और ये 4:48 पर चलती है, अर्थात 4:48 तक चलेगी तो 24 घंटा सब पूरा हो जाएगा। लेकिन वो चलती है कितना, 17:37 बजे तक यहाँ पर चलती है, अर्थात पहुंचती है वहां पर। तो इसलिए रेलगाड़ी की कुल जो समय लगा इस यात्रा में कितना है, यही आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो इतनी बजे वो सुबह क्या रही है, चल रही है और यहाँ पर पहुंच रही है 17:37 पर, पहुंच रही है आपको 17:37 पर। आपको तो निश्चित है कि 1 से 2 सितंबर अर्थात एक दिन का टोटल टाइम लगेगा तो 24 घंटा तो आपको लगेगा ही। तो यहाँ पर 17:37 अधिक है या आपको ये अधिक है, अर्थात जो अधिक है उसमें से इसको आपको घटा लेना है, जो छोटा है जो कम है उसको आपको घटा लेना है, क्योंकि इसी में अधिक अभी चली है, अर्थात 4:48 तक चलती तो ही आपको 24 घंटा पूरा हो जाता, लेकिन वो चली है 17:37 तक। 17:37 क्या है, यहाँ पर अधिक है। अब अधिक में से क्या करना है, इसको घटा लेना है कम को। तो यहाँ पर जो 17:37 है उसमें से आपको घटा लेना है 4:48 को आपको घटा लेना है। अब देखिए घटाने का तरीका, यहाँ पे 37 है 48 है तो पहले ही हम लोग क्या कर लेंगे, 1 घंटा उसमें से हम लोग ले लेंगे हासिल। तो यहाँ पर 1 घंटा लीजिएगा हासिल, तो कितना हो जाएगा, 37 जो है वो 97 मिनट हो जाएगा ना, और ये जो 17 है वो 16 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 97 में से आपको 48 घटाना है, घटाइएगा तो कितना आएगा, 49 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा 97 में से इसको घटाइएगा तो आपको 49 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका 16 हो गया। अब 16 में से 4 घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 16 में से 4 घटाइएगा 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे 49 मिनट, ये 24 घंटे ऑलरेडी है, 24 घंटे यहाँ पर ऑलरेडी है और यहाँ पर 12 घंटे 49 मिनट और भी यहाँ पर आपको डिफरेंस इसका निकल गया। इसको आपस में जोड़िएगा तो टोटल कितना होगा, 36 घंटे 49 मिनट, और यही इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गई होगी। आपको सारी क्रिया मन में ही कर लेनी है, ठीक है ना, यहीं से आपको सारी क्रिया कर लेनी है। 24 घंटा तो हो ही जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना घंटा 12 घंटा, 24 12 36 हो जाएगा, 36 49 मिनट इसका समय हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गई है, इसमें कोई भी आपको तकलीफ नहीं हुई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बार यहाँ पर पूछा जा रहा है ऐसे प्रश्न।
ध्यान दीजिए प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कर रहा है कि एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 है। तो यदि हम बाग में वृक्षों की संख्या के बारे में बात करें कि बाग में यदि टोटल 1 वृक्ष हो, तो यदि जामुन के बारे में बात करें कि जामुन के कितने वृक्ष हैं, तो कह रहा है कि 1/6 है, अर्थात 1/6 है। और आगे कह रहा है कि आधे वृक्ष लिप्टस के हैं। जहां पर यदि हम लिप्टस के बारे में बात करें, लिप्टस के बारे में बात करें तो कितना कह रहा है, लिप्टस के बारे में कह रहा है कि आधे हैं, अर्थात आधे का अर्थ क्या हुआ, x का आधा ना, तो 1/2 यहाँ पर लिप्टस हो गए। और आगे कह रहा है कि बाकी क्या है, पीपल के हैं। यदि हम पीपल के बारे में बात करें, पीपल के बारे में बात करें कि पीपल के कितने हैं, तो पीपल को भी आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताइएगा, तो यहाँ पर यदि हम इनको हम लोग घटा दें, इसमें से आपको पीपल को पता चल जाएंगे, अर्थात x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/6 और प्लस x/2 को यदि हम लोग घटा दें इसमें से, तो आपको पीपल के पता चल जाएंगे कि कितने पीपल के हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनका एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ये हो गया आपको 6x, यहाँ हो गया आपको x, और इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा -3x। यहाँ से इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 2x हो जाएगा और बटा के आपका 6 हो जाएगा। इसे कैंसिल कीजिएगा, x/3 अर्थात x/3 क्या हो गए, यहाँ पर आपको पीपल हो गए। आगे इसमें प्रश्न में करा है कि यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है, तो जामुन के वृक्ष कितने हैं, 1/6 है, अर्थात 1/6 आपको जामुन के है, और इनकी संख्या के बारे में कह रहा है कि 6 है। तो टोटल x के बारे में यदि बात किया जाए तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है ना, अर्थात कुल वृक्षों की संख्या आपको 36 हो गई। तो आगे इसमें कह रहा है कि तो बाग में पीपल के कितने वृक्ष हैं, यहाँ पर पीपल के बारे में पूछ रहा है कि पीपल कितने वृक्ष हैं, और आप जानते हैं कि पीपल के वृक्ष कितने हैं, 1/6 है। तो यहाँ पर पीपल के वृक्षों की संख्या आपको x का वैल्यू आपको पता चल गया है कि 36 है, तो 36/3 अर्थात कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न आपको बहुत बार पूछा जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि मालिनी के पास केवल 2 और 5 के सिक्के हैं, ठीक है ना। तो यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कि 2 और 5 के सिक्कों की, अर्थात सिक्कों की संख्या के बारे में बात करें, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x + y बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि उनके पास 36 सिक्के हैं, अर्थात x को हम लोग मान लेते हैं कि ये 2 का सिक्का है, ये क्या है आपको 2 का सिक्का है, और y को मान लेते हैं कि ये 5 का सिक्का है। बस यहाँ पर आपको x + y और इनकी संख्या के बारे में बात किया जाए तो 36 संख्या में है। और आगे कह रहा है कि इनकी राशि के बारे में, कि इनकी राशि क्या है, टोटल राशि आपको 105 है, अर्थात जो 2 का सिक्का है और प्लस 5 का जो सिक्का है वो कितना है, इनका यदि हम योग करें तो आपको 105 है। बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है और इसका यहाँ पर बता देना है कि आपको 2 और 5 के सिक्के कितने हैं, यहाँ पर आपको बताना है। आसानी से आप इसे बता सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो इसे आप इक्वेशन पर भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर x के बारे में बात करें कि x बराबर कितना होगा, तो x बराबर आपका y आपको 36 माइनस y हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 36 माइनस y हो जाएगा, x बराबर आपका 36 माइनस y हो जाएगा। इसमें आपको पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर पुट कीजिएगा x का वैल्यू, तो 36 गुना क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और माइनस आपको 2y हो जाएगा, और प्लस आपको 5y है, और यहाँ पर 105 है तो 105 कर दीजिए। इसी को आपको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको 3y हो जाएगा, और यहाँ पर जो 72 है उधर जाकर के घट जाएगा। तो 5 में से 2 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 10 में 7 को घटाइएगा तो कितना आएगा, आपको 3 आएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ से आप 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, अर्थात y के बारे में आप निकाल चुके हैं कि आपको 11 हो गया। यहाँ पर x का भी आप मान निकाल सकते हैं, 11 से घटा दीजिएगा। यहाँ पर x के बारे में कितना आ जाएगा, इसलिए x बराबर आपको 25 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पर 25 हो जाएगा। 11 घटाइएगा इसमें से आप y से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो है 2 का सिक्का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और जो आपका 5 का सिक्का है आपको 11 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि यहाँ पर जो संख्या है वह संख्या जिससे 88 और 160 विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा, तो निम्न में से कौन सा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन से सोल्व करना है। तो हम लोग देखेंगे कि 13 से क्या भाग देंगे तो 3 से आएगा, नहीं आएगा। यदि हम लोग 17 से भाग देते हैं, यदि हम लोग 17 से भाग देते हैं, 17 5 85 3 से आएगा, 17 से 160 में भी हम लोग भाग देंगे तो आपको 7 से आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों का आपको ऑप्शन से ही इसको बना लेना है, मन में ही आपको क्रिया कर लेनी है और आसानी से इसे बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं लैंग्वेज वाले, तो आपको परिभाषा आपको टोटल पता होनी चाहिए। यदि परिभाषा नहीं टोटल पता है इन संख्याओं के बारे में, तो संख्याओं का एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। सभी संख्याओं के बारे में टोटल कॉन्सेप्ट आपको आसानी से पता चल जाएगा, और इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। गलत बात है। यहाँ पर 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और इसमें हम मान लेते हैं कि जोड़ते हैं 5। 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इनको हम लोग जोड़ेंगे तो 8 क्या है, अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, नहीं, तो गलत है। आगे कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, ये भी आपको गलत है। आगे कह रहा है कि यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, ये भी आपको गलत बात है। आगे कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। हाँ, ये बात सही है कि अभाज्य संख्याएं भी अपने आप में अपरिमित होती हैं, अनंत तक होती हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और मुंजबानी बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप का क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। आसानी से इसे आप बता सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आधा करना है, अर्थात 4 8 का आधा और 5 10 का आधा 5, उनको जोड़िएगा 9 आएगा, 9 से 2 से गुणा कीजिएगा तो 18 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही ये बात, तो यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए। ये आपको आयत है, ठीक है ना, और इसके हम लोग का इसको कह रहा है कि इसका आधा हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो इसकी लंबाई है 10 है और ये 8 है, इसकी जो छोटे छोटे आयत है इसके बारे में परिमाप पूछ रहा है कि कितना होगा, तो इसको आधा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इस लंबाई 10 है तो इसको आधा कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा। अर्थात जो छोटे आयत का लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 5 और 4 आ जाएगा। इसका आपको परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। परिमाप आप जानते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो यहाँ पर लंबाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 4 9 9 गुना कितना हो गया, 18 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गई है। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको बार बार पूछा जा रहा है, और ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाइएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या और इनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग यहाँ पर दिया हुआ है कि 88 है। अर्थात 2 अंकों वाली जो संख्या के बारे में बात किया जाए, इस संख्या के बारे में बात किया जाए तो क्या होता है, यहाँ पर x प्लस आपको यहाँ पर 10y, ये क्या है, 2 अंकों वाली यहाँ पर संख्या है। और यहाँ पर कह रहा है कि इनको यदि हम लोग पलट दे, इसको हम लोग क्या कर दे, पलट दे, तो पलट दे तो जो बनेगी संख्या, तो क्या बनेगी आपको संख्या y, और प्लस आपको 10x हो जाएगी ये संख्या पलटने पर। और कह रहा है इसमें कि इनके अंकों का योग, अर्थात इन दोनों का योग, अर्थात यहाँ पर जो है 10y और प्लस x, और प्लस यहाँ पर 10x और प्लस आपको y, इनके अंकों का योग यदि किया जाता है तो यहाँ पर आपको 88 प्राप्त होता है। अर्थात इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो यहाँ पर 11x हो जाएगा, आपको 11y हो जाएगा, बराबर 88 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर y, यहाँ पे x को कॉमन लेकर, x नहीं बोल 11 कॉमन लेकर इसे आप कटा सकते हैं, अर्थात x प्लस y यहाँ से आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। x प्लस y क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 से कट जाएगा, अर्थात 8 बार में, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 11 से आपको कट जाएगा 88 8 बार में, अर्थात x प्लस y का बात यदि हम करें तो ये आपको 8 हो जाएगा। लेकिन आगे प्रश्न में आपसे कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी कि जो आपको जो दहाई का अंक इकाई से बड़ा हो, अर्थात y जो हो वो x से बड़ा हो। हमने यहाँ पर जो है ना y को हम लोग क्या माना है, माने हैं दहाई का अंक, और x को हम लोग माने हैं इकाई का अंक। ये जो है इकाई का अंक है और यहाँ पर जो है वो दहाई का अंक है। तो जब y बड़ा हो ऐसे कितने कंडीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग y का वैल्यू 8 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या निकल करके आता है, x का वैल्यू आपको 0 निकल करके आएगा, क्योंकि इधर जाकर घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर यदि हम लोग y का वैल्यू 7 रखते हैं तो x का वैल्यू आपको 1 आ जाएगा। यदि y का वैल्यू हम लोग 6 रखते हैं तो यहाँ पर जो x का वैल्यू क्या निकल करके आएगा, आपको 2 आएगा। यदि y का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 5 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या यहाँ पर निकल करके आएगा, आपको 3 निकल करके आएगा। अब जब हम लोग y का वैल्यू 4 रखेंगे तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जो दहाई का अंक हो इकाई से क्या हो, बड़ा हो। तो यही सिर्फ आपको 4 कंडीशन हो सकते हैं जबकि आपको दहाई का अंक इकाई से बड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न आपको बार पूछा जा रहा है, ऐसे प्रश्नों का आप कैसे बनाइएगा, तो ऐसे प्रश्नों का आप ऑप्शन से बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, कह रहा है कि एक 4 अंकों की संख्या 100वें स्थान पर आपको 0 है, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दोगुना है। जो दहाई का अंक है वो इकाई से गुना है, तो दहाई का अंक कहाँ इकाई से गुना है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, जो कि आपको जो दहाई का अंक है इकाई से क्या है आपको गुना है, इकाई का 2 है तो दहाई का आपको 4 है, और जो 100वें स्थान पर है वो कह रहा है कि आपको 0 है, 100वें स्थान पर आपको 0 है, तो आपको तीनों कंडीशन किसमें आपको फुलफिल हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 में, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न आपको ध्यान से आप पढ़ सकते हैं, कह रहा है कि एक 4 अंकों की संख्या है और 100वें स्थान पर 0 है, तो 100वें स्थान पर तो सब में आपको 0 है। आगे कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दोगुना है, जो दहाई वाला अंक है वो इकाई वाले अंक से दोगुना है, और आगे कह रहा है कि जबकि 1000वें स्थान पर जो अंक है ना वो आपको इकाई के स्थान के अंक से 3 गुना है, जो 1000वें स्थान पर है अर्थात यहाँ पर जो है इकाई के स्थान से आपको 3 गुना है, तो सभी के सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग 2 भी कंडीशन में आपको पता चल रहा है, तो अगला आपको पढ़ने का समय नुकसान करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे आंसर लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप ऐसे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे प्रश्नों को करना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपको बड़ा छोटा बताने के लिए निश्चित है कि आपको पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में बड़ा आपको सबसे पहले होता है, बड़ा जो होता है सबसे पहले, और जो लास्ट में होता है वो सबसे छोटा होता है, अर्थात बड़ा से छोटा की ओर यहाँ पर चलता है। यहाँ पर कह रहा है कि तीसरे नंबर पर कौन होगा, ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि तीसरे नंबर पर कौन होगा। इनमें सबसे बड़ा के बारे में बात करें, अर्थात पहले नंबर पे बात करें, तो पहले नंबर पर आपको कौन आएगा, ये आएगा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, आपको ये आएगा, इसके बाद आपको ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर, और आगे यहाँ पर कह रहा है कि तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर आपको ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, और यहाँ पर तीसरे नंबर के ही बारे में कह रहा है, तो कौन से ऑप्शन में आपको ये वाला आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, ऐसे कैलकुलेशन वाले भी सामान्य प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को जल्दी से कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर दीजिए कि कॉमन की क्या है इनमें, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 को कॉमन ले लीजिए, 3 को क्या कर लीजिए कॉमन लीजिएगा। ये संख्या देखिए, ये संख्या देखिए माइनस के रूप में, ये 14.5 है, क्या आपको 14.5 है, और ये आपको 12.5 है, तो इसको डायरेक्ट घटा लीजिए, डायरेक्ट घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 14.5 में से 12.5 घटाइएगा तो 2 आएगा। यहाँ पर देखिए ये भाग है, ठीक है ना, तो इसमें आप भाग दीजिएगा तो कितनी बार में 6 बार में जाएगा, अर्थात प्लस क्या हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, और 3 गुना के 6 और 6 कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, और 12 ऑप्शन नंबर 2 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक कार को भाड़े पर लेने के लिए इसकी दरें दी हुई है कि 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपया लेगा। यहाँ पर 80 किलोमीटर तक कह रहा है कि 800 रुपया लेगा, 80 किलोमीटर तक का, वो भी 8 घंटे के लिए यदि बात करा जाए तब वो यहाँ पर कह रहा है कि 800 रुपया लेगा। आगे कह रहा है कि अतिरिक्त घंटे के लिए यहाँ पर 100 रुपया लेगा, और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपया लेगा, तो 250 किलोमीटर का सफर यहाँ पर तय करना है ए से बी के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और 4 बजे क्या हुआ वो पहुंच गया, तो कितने घंटा यहाँ पर वो चला, ध्यान दीजिए यहाँ पर सुबह 7 बजे और यहाँ पर शाम को 4 बजे, इसमें कितने का टाइम आपको लग रहा है, यहाँ पर 7 और 4 में कितने का टाइम लग रहा है आपको, यहाँ पर 9 घंटे का आपको टाइम लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको 9 घंटे का टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 और 5 में 12 बज जाएगा, और यहाँ पर 4 5 4 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएगा, अर्थात 9 घंटे की टाइम यहाँ पर लग रहा है। तो आगे इसमें कह रहा है कि उसे कितनी राशि देनी होगी, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर 9 घंटे 8 घंटे के लिए और 80 किलोमीटर के लिए आपको 800 रुपया देना है, ठीक है ना, इसके लिए आपको 800 रुपया देना है, लेकिन 1 घंटे क्या कर रहा है एक्स्ट्रा चला रहा है, 1 घंटे क्या हो रहा है इसका एक्स्ट्रा वो चला रहा है। अब